द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जॉर्ज आर मार्टिन की दुनिया वेस्टेरोस में चल रहे हैं। लेकिन एक अलग समय में। हाँ, जब आयरन थ्रोन के लिए जंग अभी शुरू नहीं हुई थी। ये कहानी है लगभग 100 साल पहले की, जब टारगेरियन राजवंश का सूरज चमक रहा था। और हमारे सामने है किताब अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का पहला अध्याय, द हेज नाइट। हमारी कोशिश इस कहानी की परतें खोलने की है। ये सिर्फ एक नाइट की कहानी नहीं है, बल्कि इस सवाल की पड़ताल है कि नाइट होने का असली मतलब क्या होता है। बिल्कुल। हमारी कहानी का हीरो है डंक, एक लंबा भोला भाला लड़का जो शायद नाइट है या शायद नहीं। हाँ, ये सवाल तो पूरी कहानी में बना रहता है। वो एक हेज नाइट का स्क्वायर रहा है, और हेज नाइट्स मतलब वो घुमंतू लड़ाके होते हैं जिनके पास ना अपनी जमीन होती है ना कोई बड़ा लॉर्ड। तो वो बस काम की तलाश में भटकते रहते हैं। हाँ, कभी किसी लॉर्ड की लड़ाई में हिस्सा ले लिया, कभी टूर्नामेंट्स में अपनी किस्मत आजमाई। ये कहानी हमें नाइटहुड के उस पहलू से रूबरू कराती है जो अक्सर किस्से कहानियों में मतलब खो जाता है। सही कहा। गरीबी, पहचान का संकट और सम्मान की वो कीमत जो तलवार की धार से भी ज्यादा तेज होती है। तो कहानी की शुरुआत ही बहुत एक उदास और भीगे हुए माहौल में होती है। हाँ, मतलब बारिश हो रही है, सब कुछ गीला है, और हमारा हीरो डंक अपने मालिक बूढ़े नाइट सर आर्लन ऑफ पेनीट्री के लिए कब्र खोद रहा है। सर आर्लन, जिसने उसे पाला पोसा, तलवार चलाना सिखाया, अब इस दुनिया में नहीं रहे। और डंक को ठीक से प्रार्थना भी नहीं आती। वो बस इतना ही कह पाता है, आप एक सच्चे नाइट थे। यहाँ से उसका अकेलापन साफ दिखता है। और यही अकेलापन उसे एक बड़े फैसले की तरफ धकेलता है। उसके पास 3 रास्ते थे। किसी और का स्क्वायर बन जाए, या सिटी वॉच में भर्ती हो जाए, या फिर वो करे जो उसने करने का सोचा। हाँ, सर आलन का पुराना कवच, उनकी तलवार, ढाल, ये चीजें सिर्फ लोहा नहीं है, ये एक पहचान है। वो इन चीजों को देखता है और एक छलांग लगाता है। वो खुद को नाइट घोषित कर देता है, सर डंकन द टॉल। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि सर आर्लन ने उसे सच में नाइट बनाया था या नहीं। कहानी इस बात को थोड़ा धुंधला रखती है। बिल्कुल, लेकिन डंक इस नई पहचान को ओढ़कर पास के एशफर्ड में होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का फैसला करता है। और यहीं से उसका असली सफर शुरू होता है। हाँ, और सफर की पहली ही रात उसे असलियत का आईना दिखा देती है। वो एक सराय में रुकता है, और वहां उसे 2 किरदार मिलते हैं जो उसकी पूरी कहानी बदल देंगे। एक तो वो अजीब सा गंजा लड़का, हाँ, जो उसके घोड़ों की देखभाल करने आता है और सीधे सीधे डंक के नाइट होने पर सवाल उठाता है। और दूसरा एक नशे में धुत लॉर्ड, एक टारगेरियन राजकुमार, जो डंक को देखकर कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा था, तुम दोनों के बारे में। बहुत अजीब पल है वो। एक तरफ एक लड़का है जो उसे झूठा कह रहा है, और दूसरी तरफ एक राजकुमार जो उसे किसी सपने का हिस्सा बता रहा है। और यहीं पर नाइटहुड की चमक और असलियत के बीच का फर्क साफ दिखता है। मतलब डंक के पास कवच तो है, पर उसकी तलवार की बेल्ट रस्सी की बनी है। वो खुद को नाइट कहता है, पर उसके पास एक सिक्का तक नहीं है। ये कंट्रास्ट ही इस कहानी की जान है। बाद में जब डंक उस लड़के एग को अस्तबल में सर आर्लन का हेलमेट पहने हुए देखता है तो उसे डांटता है। लड़का उससे जिद करता है कि डंक उसे अपने साथ एशफोर्ड ले चले। हाँ, कहता है कि वो उसका स्क्वायर बनेगा, लेकिन डंक मना कर देता है। शायद ये सोचकर कि सराय में कम से कम उसके सिर पे छत तो है। वो उस लड़के के लिए शायद अच्छा सोच रहा है, लेकिन वो अपनी ही मुश्किलों से अनजान है। और वो मुश्किलें तब और बड़ी लगने लगती हैं जब डंक एशफोर्ड मीडो पहुंचता है। वो नजारा देखकर तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। हर तरफ रंग बिरंगे खेमे, बड़े बड़े लॉर्ड्स के बैनर लहरा रहे हैं। लॉर्ड कैरन, सर लियोनल बैराथियन, द लाफिंग स्टॉर्म, सर ओथो ब्रैकन। ऊंचे घराने के नाइट्स और डंक जैसे हेजनाइट के बीच एक बहुत गहरी खाई है। जहां लॉर्ड्स आलीशान खेमों में दावतें कर रहे हैं, वहीं डंक जानता है कि उसे पेड़ों के नीचे सोना होगा और सूखा गोश्त खाना होगा। उसे अपनी जगह बनानी है, और इसका एक ही रास्ता है, टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करना, किसी को हराना और उसके घोड़े और कवच को जीतना। यही हेज नाइट की जिंदगी है। तो वो शहर के शोर से दूर एक नदी के किनारे अपना कैंप लगाता है। और जब वो नहा कर लौटता है तो क्या देखता है? वो गंजा लड़का एग वहां उसका इंतजार कर रहा है, और उसने मछली भी पका रखी है। इस एक पल में डंक का अकेलापन थोड़ा कम होता है। वो उसे अपना स्क्वायर बनाने का फैसला कर लेता है, और यहीं पर वो अपना नाम रखता है, सर डंकन द टॉल। और लड़के से उसका नाम पूछता है। लड़का कहता है एग, क्योंकि उसका गंजा सिर अंडे जैसा दिखता है। एक अजीब जोड़ी है, एक लंबा चौड़ा नाइट और एक छोटा सा लड़का। और यहीं से पहचान का संकट गहराने लगता है। हाँ, अगले दिन जब डंक टूर्नामेंट में अपना नाम दर्ज कराने एशफर्ड कैसल जाता है तो वहां का स्टीवर्ड प्लमर उसे रोक लेता है। और वो सीधे पूछता है,
तुम्हारे नाइट होने का सबूत क्या है? किसने तुम्हें नाइट बनाया? क्या कोई गवाह है? इस सवाल का डंक के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। वो कहता है कि जब सर आर्लन ने उसे नाइट बनाया तो वहां सिर्फ एक रॉबिन पक्षी था। ये सुनकर स्टीवर्ट उस पर हंसता है। ये कहानी का एक अहम मोड़ है। क्या सिर्फ तलवार और कवच किसी को नाइट बना सकते हैं? या इसके लिए समाज की मुहर और गवाहों की जरूरत होती है? डंक को अब किसी ऐसे नाइट को खोजना है जो उसकी गवाही दे सके, जो कह सके कि हाँ, मैं सर आर्लन को जानता था। और इसी खोज के बीच महल में कुछ और राजकुमारों का भी आगमन होता है। डंक की मुलाकात एक खूबसूरत मगर बेहद घमंडी राजकुमार से होती है, जो उसे अस्तबल का नौकर समझकर उस पर रौब झाड़ता है। ये राजकुमार एरियन टर्गेरियन है। और डंक को अपनी बेबसी का एहसास तब होता है जब उसे अपने आमर की मरम्मत के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और उसे भारी मन से सर आर्लन के वफादार घोड़े स्वीटफुट को बेचना पड़ता है। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। वो घोड़ा सर आर्लन की आखिरी निशानी था। लेकिन अब उसे अपनी नई पहचान बनानी है। हाँ, उसे टूर्नामेंट के अधिकारियों से पता चलता है कि वो अपनी ढाल पर सर आर्लन का निशान, वो पंखों वाला प्याला इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनका बेटा नहीं है। ये एक और तरीका है जिससे सिस्टम उसे बता रहा है कि तुम बाहरी हो। हाँ, और यहीं पर वो एक कठपुतली का शो देखता है, जिसे एक लंबी सुंदर लड़की टेंसिल चला रही है। और वो टेंसिल से ही अपनी ढाल पर एक नया निशान पेंट करने को कहता है। एक एल्म का पेड़ जिसके ऊपर एक टूटता हुआ तारा हो, ये उसकी अपनी पहचान है। आलम का पेड़ जिसके नीचे उसने कैंप लगाया था, और टूटता तारा शायद उसकी अपनी किस्मत का प्रतीक। वो अपनी नई पहचान गढ़ रहा है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं है कि इसी मैदान पर एक ऐसी शाही पहचान भी मौजूद है जो किसी और को चमकने का मौका नहीं देना चाहती। एक ऐसी पहचान जो मानती है कि दुनिया सिर्फ उसके लिए बनी है। हाँ, और वो पहचान है राजकुमार एरियन ब्राइट फ्लेम, जो टूर्नामेंट के पहले ही दिन दिखा देता है कि वो कितना बेरहम हो सकता है। वो अपने विरोधी सर हम्फ्री हार्डिंग के घोड़े पर जानबूझकर इस तरह भाला मारता है कि घोड़े की टांग टूट जाती है। और उसे वहीं मारना पड़ता है। ये खेल के नियमों के सरासर खिलाफ है। ये क्रूरता है। सब हैरान रह जाते हैं और एग फौरन कहता है, ये कोई हादसा नहीं था, एरियन ने ये जानबूझकर किया। ये घटना हमें एरियन के किरदार की एक झलक देती है। वो सिर्फ घमंडी नहीं बल्कि सैडिस्टिक है। उसे दूसरों को दर्द देकर मजा आता है, और उससे लगता है कि वो कुछ भी करके बच सकता है क्योंकि वो एक राजकुमार है। कहानी यहाँ तनाव बढ़ा रही है। ये दिखा रही है कि डंक और एरियन की दुनियाएं टकराने वाली हैं। और वो टक्कर बहुत जल्द होती है। शाम को जब डंक और एग फिर से टेंसिल का कठपुतली का शो देख रहे होते हैं। एग दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है वो उसे चोट पहुंचा रहा है। राजकुमार एरियन और उसके साथी टेंसिल को परेशान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके शो में ड्रैगन हार गया था और एरियन को लगता है कि ये टर्गेरियन राजवंश का अपमान है। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। डंक के सामने एक सीधी चुनौती है। क्या वो एक राजकुमार के खिलाफ जाकर एक आम कमजोर लड़की की रक्षा करेगा? एक सच्चा नाइट क्या करता है? उसने सर आर्लन से जो भी सीखा था, उसके सारे आदर्शों की परीक्षा इसी एक पल में होनी है। और डंक एक पल भी नहीं सोचता। बिल्कुल नहीं। वो आगे बढ़ता है, टेंसिल की कठपुतलियां बचाता है, और जब एरियन उसे धमकी देता है तो डंक उसे एक लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। और फिर गुस्से में उसके मुंह पर एक और लात मारता है, और बस सन्नाटा छा जाता है। एक एग नाइट ने एक राजकुमार पर हाथ उठाया है। एरियन के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। एरियन हुक्म देता है कि डंक के दांत तोड़ दिए जाएं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो छोटा गंजा लड़का एग सिपाहियों के सामने आता है और चिल्लाता है, इसे छोड़ दो। अगर तुमने इसे छुआ तो तुम्हें मेरे पिता को जवाब देना होगा। और फिर वो अपने भाई एरियन की तरफ मुड़कर कहता है, मैंने अपने बाल इसलिए कटवा दिए थे भाई, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं दिखना चाहता था। और एक ही पल में सबको समझ आ जाता है कि ये कोई आम लड़का नहीं है, ये तो राजकुमार एगॉन टारगेरियन है। एरियन और नशेड़ी राजकुमार डेरॉन का सबसे छोटा भाई। ये एक जबरदस्त खुलासा है। डंक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजकुमार बेलोर ब्रिक्सपियर, जो आयरन थ्रोइंग के वारिस और हैंड ऑफ द किंग हैं, वो डंक को बताते हैं कि एक राजकुमार पर हाथ उठाने की सजा या तो मौत है या हाथ पैर काटना। डंक के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ट्रायल बाय कॉम्बैट। लेकिन एरियन उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो एक साधारण ट्रायल नहीं बल्कि ट्रायल ऑफ 7 की मांग करता है। और ये मांग अपने आप में एक सजा है। ट्रायल ऑफ 7 इतना खतरनाक और पुराना रिवाज है कि इसे लगभग भुला दिया गया है।
पिछली बार जब ये हुआ था तब दोनों तरफ के लगभग सारे लड़ाके मारे गए थे। तो एरियन ये मांगकर डंक को मौत का एक लगभग निश्चित फरमान सुना रहा है। अब डंक को अपने लिए 6 और चैंपियन खोजने हैं। एक ऐसा हेज नाइट जिसके पास कोई दोस्त नहीं, कोई पहचान नहीं, उसके साथ कौन लड़ेगा? वो भी 3-3 राजकुमारों और किंग्सगार्ड के खिलाफ। ये नामुमकिन लगता है। 1 मिनट, 3 किंग्सगार्ड? ये तो राजा के अपने बॉडीगार्ड होते हैं। बिल्कुल। हाँ, जो राज्य के सबसे बेहतरीन लड़ाके माने जाते हैं। एक मामूली हेज नाइट के खिलाफ इतनी बड़ी ताकत? ये दिखाता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ डंक और एरियन के बीच नहीं रही। ये शाही ताकत का एक नंगा प्रदर्शन है। वो साबित करना चाहते हैं कि एक राजकुमार पर हाथ उठाने का मतलब पूरे सिस्टम से टकराना है। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग डंक का साथ देने के लिए आगे आते हैं। रेमंड फोसोवे, सर हम्फ्री हार्डिंग, जिसका घोड़ा एरियन ने घायल किया था। और फिर एक बड़ा नाम, सर लियोनेल बराथियन, द लाफिंग स्टॉर्म। लेकिन उनके पास अभी भी एक चैंपियन की कमी होती है। डंक लगभग हार मान चुका होता है। वो सोचता है कि वो अकेला ही 7 लोगों से लड़ेगा। लेकिन तभी जब सब उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, एक काला कवच पहने नाइट मैदान में आता है। और वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार बेलोर ब्रेक्सपियर खुद होते हैं। आयरन थ्रोन के वारिस। वो डंक की तरफ से लड़ने का फैसला करते हैं और वो कहते हैं, इस आदमी ने एक कमजोर की रक्षा की, जैसा हर सच्चे नाइट को करना चाहिए। ये एक जबरदस्त पल है। राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ जाकर एक साधारण लड़के के लिए खड़ा हो रहा है। लड़ाई शुरू होती है और वो बहुत क्रूर और जानलेवा होती है। डंक बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन आखिर में वो जमीन पर पड़े एरियन से अपनी गलती मनवा लेता है। डंक और उसके साथी जीत जाते हैं। उन्हें न्याय मिल जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बहुत बड़ी होती है। लड़ाई के दौरान राजकुमार मेकर के गधे से लगी एक चोट की वजह से राजकुमार बेलोर ब्रेक्सपियर की मौत हो जाती है। और यहीं पर कहानी का असली दर्द है। डंक ने अपनी जान बचा ली, उसने इंसाफ भी पा लिया, लेकिन उसकी कीमत क्या थी? राज्य के सबसे सम्मानित और काबिल वारिस की मौत, एक जीत जो हार से भी बदतर महसूस होती है। कहानी के अंत में राजकुमार मेकर डंक के पास आते हैं। वो अपने भाई की मौत पर दुखी हैं, लेकिन वो डंक का सम्मान भी करते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने अपने बेटे एरियन को सजा के तौर पर देश से बाहर भेज दिया है। फिर वो डंक को एक प्रस्ताव देते हैं, उनके महल समर हॉल में एक नाइट की नौकरी। वो सब कुछ जो एक हेज नाइट सपने में सोच सकता है, सम्मान, सुरक्षा, एक छत। और यहाँ डंक एक ऐसा फैसला लेता है जो किसी ने नहीं सोचा होगा। वो महल के आरामदायक जिंदगी को ठुकरा देता है। वो लेकर से कहता है कि वो एग को अपना स्क्वायर तभी बनाएगा जब राजकुमार उसे एक हेज नाइट की तरह अपने साथ सड़कों पर घूमने और असल दुनिया को देखने की इजाजत देंगे। वो कहता है कि राजकुमारों को खाई में सोने और सूखी रोटी खाने का अनुभव भी होना चाहिए ताकि वो एक बेहतर राजा बन सके। ये एक हैरान करने वाला फैसला है। मुझे एक बात समझ नहीं आई, डंक को वो सब कुछ मिल रहा था जिसका उसने सपना देखा था। उसने ये सब ठुकरा क्यों दिया? क्या ये बेवकूफ़ी नहीं थी? ये बेवकूफ़ी लग सकती है, लेकिन असल में ये उसकी सबसे बड़ी समझदारी थी। पूरे टूर्नामेंट में उसने देखा कि महलों में रहने वाले राजकुमार कैसे होते हैं, घमंडी, क्रूर, दुनिया से कटे हुए। अच्छा। उसने शायद ये महसूस किया कि अगर वो उस महल का हिस्सा बन गया तो वो भी वैसा ही हो जाएगा। वो सर डंकन द टॉल नहीं रहेगा। तो उसने खुली सड़क को चुना। हाँ, क्योंकि वहीं पर वो उन उसूलों पर चल सकता था जिनके लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाई थी। उसने पदवी से ज्यादा उसूलों को चुना। राजकुमार मेकर बिना कुछ कहे चले जाते हैं, लेकिन अगली सुबह एग साधारण कपड़ों में डंक के पास आता है और कहता है कि उसके पिता मान गए हैं। और इस तरह सर डंकन द टॉल और उसका शाही स्क्वायर एग एक साथ अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं डॉन की ओर। तो ये थी द हेज नाइट की कहानी। एक कब्र खोदने से लेकर राजकुमारों से लड़ने तक डंक ने कुछ ही दिनों में एक पूरी जिंदगी जी ली। उसने सीखा कि नाइटहुड सिर्फ एक पदवी नहीं, बल्कि हर रोज किया जाने वाला एक चुनाव है, सही और गलत के बीच, आसान और मुश्किल के बीच। डंक का सफर हमें एक गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या सच्चा सम्मान महलों और पदवियों में मिलता है, या फिर अपने उसूलों पर टिके रहने में, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े? डंक ने महलों की जिंदगी ठुकराकर खुली सड़क को चुना। शायद वो जानता था कि एक सच्चा नाइट बनने का रास्ता सोने से नहीं, बल्कि धूल और मिट्टी से होकर गुजरता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या एक सच्चा नाइट जो सिस्टम के नियमों को मानने से इनकार कर देता है,
कभी उस सिस्टम में महान बन सकता है, या फिर उसकी किस्मत हमेशा एक गुमनाम नायक बने रहने की ही